नमस्कार, मैं बीडी पाल। टुडे आई शैल टीच यू अबाउट सिंपल सेंटेंस। As I have already taught you how to make simple sentence by using participle, by using infinitive, by using nominative absolute phrase, and I shall come another topic by using a preposition with a noun or gerund। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सिंपल सेंटेंस बनाने की जो हमने विधियाँ अभी तक पढ़ी हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके भी हम सिंपल बना लेते हैं, या जब हम सिंपल बोलते हैं तो उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, या हम जब सिंपल बोलते हैं तो उस पर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में बताया था कि जब भी हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज प्रयोग को देखते हैं, फ्रेज को, तो उसमें ये पाते हैं कि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरी बात, जो हमारी वर्ब होती है उसको हम पार्टिसिपल बनाते हैं। पार्टिसिपल बनाते समय उसे हम बीइंग करते हैं, उसे हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, या उसे हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। तीसरी बात, दोनों वाक्यों को जब कंबाइन करते हैं तो हम बीच में कामा लगाना नहीं बोलते हैं, और जो प्रथम भाग होता है वो फ्रेज बन जाता है। उसी फ्रेज का नाम रखा गया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। अब इसे नॉमिनेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर दिया गया, मतलब फ्री कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया है। क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने लिखा है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम आपसे प्रयोग करेंगे तो यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए, किसका? एक प्रीपोजिशन का, विद ए नाउन, किसके साथ में? एक नाउन के साथ, या फिर एक जीरेंड के साथ। अब बात आती है कि देखिए, इन शब्दों से पहले आप रूबरू हो जाइए। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर वाक्य में दिए गए दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, या उनके बारे में कुछ कहते हैं। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड सो इट्स रिलेशन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन और गिवन इन द सेंटेंस। कहने का मेरा मतलब है कि जब भी नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन आते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आते हैं, अगर प्रीपोजिशन है तो। चूँकि ऐसा होता है कभी कभी वही प्रीपोजिशन होता है और वो कभी कभी प्रीपोजिशन ना बन के कंजंक्शन बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन समझ गए होंगे आप, और प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है नाउन के साथ आएंगे। नाउन मीन्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या है? दिस वर्ड इज़ नोन बाय एनी नेम। ये संसार जो है किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जैसे आप सारे लोग हैं, या बहुत से जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ नाम है। मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं तो आप मेरा भी कुछ नाम है। मैं कह रहा हूँ कि राजू हैं, श्रीकांत हैं, या अर्पित हैं, ज्योति हैं, या रिया हैं, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, कोई अमन है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, या हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाउन है। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड उसे कहते हैं अंग्रेजी में जब वर्ब के पहले, वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या हम जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की बात करें, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो जीरेंड कहलाता है। जीरेंड बनते कैसे हैं? वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरेंड का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में ना, नी, ने आते हैं, और ये काम करते हैं किसका? नाउन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन और ये दोनों नाउन का ही कार्य करते हैं। अब बात ये आई कि सर इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि अपनी सफलता का समाचार सुनकर मैं खुश हो गया तो क्या हो जाएगा? अपनी सफलता का समाचार सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस, और आई बिकेम
ग्लैड, मैं कैसा हो गया, मैं खुश। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ माई सक्सेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑन हियरिंग। तो जो ऑन हियरिंग दिया हुआ है वो क्या है, वो ये जीरेंड है, उससे पहले ऑन दिया गया है। अगर इसको हम बोर्ड पे डिस्प्ले करें तो ये क्या होगा, देखिए कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ माई सक्सेस, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ माई सक्सेस। और क्या हो गया कि आई बिकेम ग्लैड। अब देखिए ये दो वाक्य थे कि मैंने अपनी सफलता के बारे में सुना था और मैं क्या हो गया था, खुश हो गया था। ठीक, या कह दें तो यहाँ पर देखिए क्या, ये है आपका जीरेंड, ये यहाँ पर दिया हुआ है क्या भैया, जीरेंड, और ये आपका दिया गया है क्या, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन क्या है आपका, ऑन। ठीक है, और ये जो दिया गया आपका द न्यूज ऑफ, ये सेंटेंस का शेष भाग है, और ये दूसरा पार्ट है आई बिकेम ग्लैड। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखिए मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा इनको और देखिए इनको पहचानने के लिए आप कोई रूल मत समझिए, आप ये देखिए बोला कैसे जा रहा है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, दो अलग अलग वाक्य बोले थे, कैसे क्या बोला कि मैंने अपनी सफलता के बारे में सुना और मैं खुश हो गया। हमने इसको हटा दिया, हमने एक साथ बोल दिया क्या, अपनी सफलता का समाचार सुनकर मैं क्या हो गया, मैं खुश हो गया। तो वही बोल रहे हैं, अपनी सफलता का समाचार सुनकर, सुनने पर, तो क्या हुआ, सुनने पर, ऑन हियरिंग, अपनी सफलता का, ठीक है ना, अपनी सफलता की खबर सुनने पर, और मैं क्या हो गया, खुश हो गया। तो जैसा वाक्य वैसे हमने बना दिया। अब आप देखिएगा बोर्ड पे एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है द मून रोज, चंद्रमा निकला, और देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा है कि उनकी यात्रा समाप्त होने से पहले चंद्रमा निकला था। तो क्या हो गया, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन के पहले आया हुआ है। नाउन क्या है, द एंड ऑफ देयर जर्नी। दूसरा वाक्य कहता है ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, वह अनेक बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह फिर भी आशा करता है सफल होने की, वह फिर भी सफल होने की आशा करता है। वाक्य क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, अनेक असफलताओं के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका मतलब मीन्स होता है के बावजूद। तो अनेक असफलताओं के बावजूद वह सफल होने की आशा करता है। ही होप्स टू सक्सीड। तीसरा सेंटेंस कहता है हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना या उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। क्या आया कि अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनने पर सी फेंटेड, वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो देखो ये प्रीपोजिशन दिया गया ऑन हियरिंग, जीरेंड दिया गया ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। ओके, अब मैं आऊँगा एक्सरसाइज पर और आगे देखिए बोर्ड पे। देखिए हम वाक्य नंबर आते हैं 4 पे। वो कहता है ही टाट मी, उसने मुझे पढ़ाया था, और ही गेव मी 5 रुपीज़, उसने मुझे 5 रुपये दिए थे। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त, तो क्या होगा कि बिसाइड टीचिंग मी, बिसाइड्स टीचिंग मी। देखिए यहाँ पर ये शब्द है BESIDES। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के अतिरिक्त। और देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं कहूँ, आप देखिएगा, इसको गौर से याद रखना है हमारी बात को। बिसाइड और बिसाइड में आपको एक अंतर मिल रहा होगा, ये बिसाइड से लिखा और ये बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है पास, निकट और बगल में,
और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। जैसे कि यहाँ पर उसने क्या किया, उसने मुझे पढ़ाया था, उसने मुझे 5 रुपये भी दिए थे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे क्या दिए थे, 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बिसाइड्स टीचिंग मी और ही गेव 5 रुपीज़, उसने कितने रुपए दिए थे, 5 रुपए दिए थे। फिर आते हैं रामा किल्ड रावण, रामा ने रावण को क्या कर दिया, मार दिया। और ही रिटर्नेड टू अयोध्या, और वो अयोध्या वापस लौट आए। तो क्या हो जाएगा कि आफ्टर किलिंग रावण, रावण को मारने के बाद, आफ्टर किलिंग रावण कॉमा रामा रिटर्नेड टू अयोध्या। समझ गए होंगे। फिर लिखा है हिज फादर डाइड और ही बिकेम सैड, उसके पिताजी मर गए, वह दुखी हो गया। तो क्या हो जाएगा, पिता की मृत्यु पर, पिता की, और ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर और ही बिकेम सैड। यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी क्या की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट योर हेल्प, बिना आपकी सहायता के, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। अर्थात अगर आपने सहायता ना की होती तो हम फेल हो गए होते, लेकिन आपने मेरी सहायता की तो मैं क्या हो गया, पास हो गया। समझ में आ गया होगा। तो हमने इसमें क्या किया, देखिए विदाउट योर हेल्प यहाँ से जुड़ा के, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, विदाउट, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ऑन द डेथ, ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ा, आफ्टर, हम वो बोल रहे हैं जो शब्द हमने जोड़े प्रीपोजिशन, इसमें हमने क्या जोड़ा था, बिसाइड्स, वो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना भैया। अब आते हैं हम यहाँ पर, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया और वह फेल हो गया। इसका मतलब वो कह क्या रहा है, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, तो के बावजूद आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, के बावजूद का मतलब हुआ इन स्पाइट ऑफ। देखिए एक बात और आपको समझनी होगी, हम सबको, मेरी भी यही प्रॉब्लम कभी रही होगी, हम जो भी रूल पढ़ाते हैं उसमें आप ये मत समझिए कि ये इंटर लेवल का है, ये हाई स्कूल लेवल का। मेरा एक प्रयास है कि अगर ऐसी हिंदी बोली गई है तो उसकी अंग्रेज़ी ऐसे बनेगी। हर छोट देखिए, इसमें आप देखिएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, ये कंडीशनल वाक्य है, फेल हो गया होता, ये पास्ट इंडिफिनिट, 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 ये पास्ट इंडिफिनिट। होता क्या, टेंस वही होते हैं, एक नई हिंदी कौन सी बोली गई उसको हमने क्या ट्रांसलेट किया, वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इन स्पाइट ऑफ क्या हुआ, हार्ड वर्किंग, या तो हार्ड वर्किंग कहें या वर्किंग हार्ड कहें, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कह दें या इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग कह दें। और फिर क्या हो जाएगा, ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह क्या हो गया, फेल हो गया। शी डिड नॉट रीड हर बुक्स, उसने अपनी किताबें नहीं पढ़ी थी और वह पास हो गई। तो बिना अपनी किताबें पढ़े, तो विदाउट रीडिंग हर बुक्स, विदाउट रीडिंग हर बुक्स, और शी पास्ड। यहाँ आया अजय सोल्ड हिज बुक, अजय ने अपनी पुस्तक बेच दी थी और ही गॉट 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये पाए थे। तो अपनी पुस्तक बेचकर, ऑन सेलिंग हिज बुक, ऑन सेलिंग हिज बुक, और अजय गॉट 10 रुपीज़। तो ये टॉपिक जानते हो क्या होता है, जब भी हम कोई बात ऐसी बोलते हैं कि जो हमें लगे कि नहीं इसके प्रीपोजिशन पहले आएगा, जैसे सर खाना खाने के बाद फिर हम चले गए थे, तो आफ्टर ईटिंग फूड और वी वेंट बैक, ठीक है ना। सर हमने फिल्म देखकर या फिल्म देखने पर मुझे आभास हुआ था, ऑन सीइंग द फिल्म, और आई फेल्ट, मैंने महसूस किया था कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये जो टॉपिक था आपका ये था कि बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन और विद ए नाउन और जीरेंड, सिंपल बनाने की विधि थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो ये बताते हैं सिंपल बोला कैसे जाता है, और अगर हिंदी में बोल लेते हैं, देखो मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा,
अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले आपको इम्प्रूव योर हिंदी विदाउट, देखिए फिर वही जीरेंड आ रहा है, विदाउट इम्प्रूविंग योर हिंदी यू कैन नॉट राइट गुड इंग्लिश एंड यू कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। और इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है? भाषा है। और जब तक आप अच्छी हिंदी नहीं बोलेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश ये दो मेरी मातृभाषा हैं। कैसी भाषा हैं? अब आप ध्यान सुनिएगा। अब आप कहेंगे सर ये आप दो मातृभाषाएं क्यों? हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, जननी है। बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा जो माँ का रिस्पेक्ट करता है वो दूसरी माँ का अनादर कैसे कर सकता है? इंग्लिश भी तो किसी माँ की जो है भाषा है। अंग्रेज़ों की भाषा इंग्लिश हुई कि नहीं हुई? तो बस ये कहिएगा ये इंग्लिश हमारी आंटी है और हिंदी हमारी क्या है? ये मेरी माँ है। और याद रखिएगा दोनों के बीच में बेस्ट कम्बिनेशन रहेगा तो हम समाज में कहीं भी, चूँकि डिजिटल इंडिया है, सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैं अच्छी तरह से आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हम आंटी का सम्मान करें तो यू शुड लर्न दिस आर्ट फ्रॉम योर मदर। आपको अपनी माँ सीखना है और ये हमारी दो माँ हैं, इसलिए सबसे पहले हमें अपनी माँ का सम्मान करना है। तो उस माँ से ही सीखेंगे कि अंग्रेज़ी कैसे बोली जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको आपको सीखना भी है। स्टेप, छोटे छोटे स्टेप बोला करो आप। जैसे लोग कहते हैं, देखिए हर छात्र बोलता है, क्या कहता है? सर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ये सब कहते हैं सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, बट नोबडी वांट्स टू स्पीक। सब कहते हैं मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ बट नोबडी वांट्स टू स्पीक, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। इसका मतलब क्या है? विदाउट स्पीकिंग व्हेन यू स्पीक इंग्लिश स्टार्ट्स। जब आप बोलते हैं तब इंग्लिश क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो प्लीज़ change your attitude, change your mind to speak English. Today, sir, I shall start today. आज से मैं शुरू करूँगा। क्या शुरू करूँगा? बोलना। आज से क्या करेंगे आप? आप जब छोटे थे ना, तब आप पानी नहीं जानते थे तो मम बोलते थे। आप हर चीज़ का नाम सही नहीं जानते थे, लेकिन आपने बोलना शुरू किया तो क्या पूछा था इसमें सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? ऐसे ही इंग्लिश को आप बस स्टार्ट टू स्पीक, बोलना शुरू करें। और ये मत कहिएगा, ये अगर कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो बस आप बोलिएगा। गलत हो रही है ये सामने वाले पर छोड़, तुम सामने वाले का भी काम करने लगते हो। जो सामने वाला कहेगा ये गलत है तो तुम पहले कह रहे हो सर जी का, सब लोग कहते हैं गलत है। अरे ये वाला काम उसको करने दो भैया जो सामने वाला है। तुम उसके भी काम कर रहे हो, अपने भी अपना काम करो। क्या बस एक डिसाइड करो कि आज से मैं इंग्लिश बोलूँगा। टुडे आई विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सोचने वाला काम दूसरों को करने दीजिए। आप जानते हैं, आई नो दिस कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, बट ड्यू टू हेजिटेशन, ये भी देखो वही रूल है जो पढ़ा रहे थे अभी, ड्यू टू हेजिटेशन, हिचकिचाहट के कारण, और यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये कि स्पीक इंग्लिश टू इम्प्रूव इंग्लिश। बात में समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको समझ में आ गई है, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आत्मा से, दिल से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बस मेरे चैनल को आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। लाइक करते समय याद रखना जिसका अंगूठा ऊपर हो वही वाला टच करना, नहीं तो नीचे वाला कर दो, ठीक है ना? तो आपको जब लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो इंग्लिश है ना, ये बिना इंग्लिश के आप जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। मैं तो सुबह जब उठता हूँ तो मेरी बेटी पहले बोलती है गुड मॉर्निंग पापा, वो शुरुआत ही करती है यहीं से। बात समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? मेरे फादर जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना, वो भी जो है बोलते हैं गेट बंद कर देना, ये गेट इंग्लिश है। समझ रहे हैं? मैंने बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं जो ऐसे बोलते हैं, क्या वो कुछ नहीं जानते हैं, स्कूल नहीं गए, कहते हैं पहले डिसाइड कर लो। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। मतलब मैं तो सरप्राइज हो जाता हूँ कि दे नो इंग्लिश, तो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है ना? तो आप यही करेंगे
आज से जब ये कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो बस उस चाह के लिए आपको क्या करना है, यू शुड स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। करेंगे ना? आई होप यू विल डू दिस। ओके, थैंक यू।